हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत आप सभी का अपने ऑनलाइन इजी लर्निंग क्लासरूम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर्स और PPIs के बारे में। ये तीनों ही जो टाइप की ड्रग्स होते हैं, इनके जो स्क्रीन पे दिया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये तीनों ही ड्रग्स जो होती है, स्टमक के अंदर जो बनने वाला HCl होता है उसके सिक्रीशंस के ऊपर इफेक्ट डालती है, उसके इफेक्ट को कम करने का काम करती है। बट तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। तो चलिए आज की क्लासरूम शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग इन ड्रग्स के बारे में पढ़े, इससे पहले हम लोग गैस्ट्रिक सेल के बारे में समझ लेते हैं कि गैस्ट्रिक सेल्स क्या होती है और HCl का सिक्रीशन कौन सी सेल यहाँ पर करती है। तो जो सबसे पहले जो सेल्स पाई जाती है, म्यूकस नेक सेल होती है, वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आज के टॉपिक पे फोकस करेंगे, पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है, वो HCl का सिक्रीशन करती है और साथ ही साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसका फॉर्मेशन करती है। तो इस सेल के ऊपर हम लोग फोकस रखने वाले हैं। ऐसे ही जो स्टमक में चीफ सेल होती है, वो जो जितने भी एंजाइम्स होती है उन एंजाइम्स का सिक्रीशन यहाँ पर करती है। देन यहाँ पर G सेल होती है, वो गैस्ट्रिन जो एक हार्मोन होता है जो HCl के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और एक सेल होती है ECL सेल होती है, ये भी हिस्टामिन का रिलीज करती है और ये जो हिस्टामिन होता है ये भी HCl के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो ये कुछ सेल्स होती है तो जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देन आफ्टर हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ HCl प्रोडक्शन। तो HCl प्रोडक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि पैराइटल सेल जो होती है वो HCl के प्रोडक्शन करती है और इसमें 4 तरीके के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। पहला जो रिसेप्टर होता है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से जुड़े होते हैं। देन यहाँ पर हिस्टामिन रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा था वही हिस्टामिन वहाँ पर जुड़ता है। देन यहाँ पर एक गैस्ट्रिन रिसेप्टर होते हैं और एक प्रोटॉन पम्प्स होते हैं। इन चारों जो रिसेप्टर्स की एक्टिविटी के फलस्वरूप ही यहाँ पर HCl का प्रोडक्शन हो पाता है। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पैराइटल सेल की मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। तो सिंप्लीफाइड ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से समझ पा रहे हैं 3 रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर, गैस्ट्रिन रिसेप्टर। तो जैसे ही इधर से इनपुट आएगा, हिस्टामिन जुड़ेगा, गैस्ट्रिन जुड़ेगा या फिर एसिटाइल कोलिन यानी वेगस नर्व ब्रेन से स्टिमुलेशन आएगा जो कि पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच है। तो इन तीनों ही मैकेनिज्म के बाद में क्या होने वाला है, पैराइटल सेल के अंदर ये जो मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है, वाटर प्लस CO2 H2CO3 और देन यहाँ पर एक H+ आयन बन जाता है और H+ आयन जो होता है इस तरीके से प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं। इस प्रोटॉन पंप के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रोटॉन पंप से H+ जो आयन है वो बाहर निकलेगा, तो ये क्लोराइड के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, HCl का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है पैराइटल सेल का। इट मीन्स 3 रिसेप्टर होते हैं और एक प्रोटॉन पंप होता है जिसके थ्रू प्रोटॉन आयन यानी H+ आयन बाहर निकलता है और क्लोराइड से जुड़ जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गैस्ट्रिक एसिड लोवरिंग एजेंट्स के बारे में, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के इफेक्ट को कम करते हैं। तो इसमें 3 ड्रग क्लास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली है एंटासिड्स, दूसरी है H2 ब्लॉकर या फिर हिस्टामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, इनको H2RB भी बोलते हैं, और तीसरी होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनको हम लोग PPIs के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों का ही मैकेनिज्म अलग अलग है, तीनों का अलग अलग रिसेप्टर पर अलग अलग तरीके से वर्क करती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंटासिड्स के बारे में। देन यहाँ पर एंटासिड्स क्या होते हैं, तो एंटासिड्स न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड को ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और दे आर यूज्ड इन वेरियस डिजीजेज सच एज पेप्टिक अल्सर GERD। और ये जो है एंटासिड्स का इफेक्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी एक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होते हैं, उस पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाती है, लेकिन ये जो अल्सर हीलिंग के अंदर हेल्प कर सकती है क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो ये कुछ है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स होती हैं। ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, एसिड जो HCl के साथ में रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। तो आगे देखते हैं हम क्या मैकेनिज्म होता है इनका। देन यहाँ पर जो एंटासिड्स है न्यूट्रलाइज करती है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये डू नॉट प्रिवेंट द ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl, यानी इंपॉर्टेंट बात है कि HCl की प्रोडक्शन को ये प्रिवेंट नहीं करती है, लेकिन जो HCl बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करके ये एसिड की अमाउंट को कम करने का काम करती है।
देन यहाँ पर दो टाइप के होते हैं एंटासिड्स, एक तो होते हैं एब्जॉर्बेबल होते हैं और दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। तो एब्जॉर्बेबल जो पहला एग्जांपल था अपना सोडियम बाइकार्बोनेट, और बाकी की जो एग्जांपल है वो कैसे होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं H2 प्लस CO2 बनता है, और जबकि सोडियम जो है इंटेस्टाइन में आगे जा कर के एब्जॉर्ब हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन के साथ में। लेकिन यहाँ पर नॉन एब्जॉर्बेबल में जो आयन बन रहे जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये आगे जा कर के एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो ये इनका मैकेनिज्म होता है और इनका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो H2O प्लस CO2 यहाँ पर बनता है। देन यहाँ पर एंटासिड्स के साइड इफ़ेक्ट देखते हैं हम लोग। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर एंटासिड्स का लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाता है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कोज करते हैं, बोन से जो कैल्शियम की डेंसिटी है उसको कम कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड है वो हाइपोफॉस्फेटेमिया कर सकते हैं, यानी बॉडी में फॉस्फेट की कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से बोन सॉफ्टनिंग हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया यहाँ पर हो सकता है। तो मोस्ट जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है लॉन्ग टर्म यूज़ का वो क्या है, इसका ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसके अलावा एंटासिड्स क्या कर सकते हैं कि डोज डिपेंडेंट रिबाउंड हाइपर एसिडिटी भी कर सकते हैं, यानी लगातार अगर एंटासिड यूज़ करते हैं और अचानक से एंटासिड स्टॉप कर देते हैं तो उसकी वजह से अचानक से एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा एक सीवियर सिंड्रोम पाया जाता है जिसको मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम भी बोलते हैं, यानी बॉडी के अंदर जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से क्या हो रहा है, लगातार कैल्शियम जो है बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है। देन यहाँ पर एल्यूमिनियम कंटेनिंग जो एंटासिड्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, जबकि मैग्नीशियम कंटेनिंग जो एंटासिड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, डायरिया कोज कर सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि एंटासिड कोज करती है। जो दूसरी ड्रग क्लास है H2 एंटागोनिस्ट या फिर H2 ब्लॉकर्स, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो H2 ब्लॉकर्स को एक नाम से और भी जाना जाता है हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी हिस्टामिन 2 रिसेप्टर जो होते हैं जहाँ से हिस्टामिन आकर के जुड़ता है तो उस रिसेप्टर को जाकर के ये ब्लॉक कर देते हैं और HCl के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देन दे रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बाय ब्लॉकिंग द हिस्टामिन 2 रिसेप्टर, और ये भी उन्हीं डिजीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम लोग जिसमें भी अल्सर का फॉर्मेशन होता है। देन कुछ एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल्स है इनके, जैसे रेनिटिडीन, सेमेटिडीन, फॉर्मेटिडीन एंड निजाटिडीन। जिस भी ड्रग के आगे टिडीन वर्ड आ रहा है तो वो जितने भी सफिक्स में टिडीन है वो सब H2 ब्लॉकर्स होते हैं। देन यहाँ पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो हम लोगों को पता है कि जो हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा था ECL सेल से वो हिस्टामिन रिसेप्टर पे जाके जुड़ेगा, जुड़ने के बाद में ये सब मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हिस्टामिन अगर इस हिस्टामिन की जगह पे ये H2 ब्लॉकर्स आकर के कंपटीशन के रूप में जुड़ जाती है, जुड़ने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर हिस्टामिन आकर के यहाँ पर नहीं होगा जब तक ये मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं होगी, और प्रोटॉन पंप ओपन ये मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं होगी और HCl का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और ये जो है 60 to 70% जो एसिड है उसको रिड्यूस कर देती है। तो ये होता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन आगे देखते हैं हम लोग, जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं जैसे लीवर डिजीजेज के अंदर, लेकिन एक जो H2 ब्लॉकर है जैसे निजाटिडिन वो सेफ़ होता है लीवर डिजीजेज के अंदर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो बेस्ट जो उनका टाइम होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैड टाइम पे इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो हिस्टामिन की एक्टिविटी जो होती है वो नॉक्टर्नल यानी नाइट टाइम में एसिड प्रोड्यूस करने की होती है। तो बेस्ट जो इनको दिया जाना चाहिए वो एट बैड टाइम यहाँ पर दे सकते हैं। और इनकी जो अगर 6 महीने का थेरेपी लिया जाता है तो 80 to 90% अल्सर्स को जो है ये हील कर सकती है। देन यहाँ पर H2 ब्लॉकर्स के जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन या रेयर साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कन्फ्यूज़न है, हेडेक है, टायर्डनेस है, डिजीनेस है, डायरिया है, फटीग है, माइल्जिया, मसल पेन वगैरह है। ये समटाइम्स कभी रेयरली यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी PPIs के बारे में। तो PPIs क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो PPIs होते हैं वो मोस्ट इफ़ेक्टिव जो होते हैं HCl के अगेंस्ट क्या होते हैं, मोस्ट इफ़ेक्टिव या मोस्ट पोटेंट इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि एसिड का सिक्रीशन है उसको इफ़ेक्टिवली यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनका जो डोज का टाइम होता है वो 30 मिनट या 1 आवर बिफोर फर्स्ट मील ऑफ द डे, यानी खाली पेट यहाँ पर सुबह खाली पेट फर्स्ट मील से पहले 30 मिनट या 1 आवर बिफोर इनको देना बेस्ट रहता है। और जो पेशेंट NSAID यानी
जो जिनको NSAIDs लेने पड़ते हैं तो उन पेशेंट्स को भी PPIs प्रीफर किया जाता है, क्योंकि NSAIDs क्या कर सकते हैं, गैस्ट्रिक जो है अल्सर फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उससे पहले जब भी NSAIDs प्रिस्क्राइब की जाती है, PPIs भी साथ में यूज की जा सकती है। देन यहाँ पर ये भी उन्हीं डिजीज़ में यूज़ होती है जिसके अंदर अल्सर यहाँ पर कोज होता है। कुछ एग्जांपल है जैसे पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, रेबेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारी जो ड्रग्स है जिसमें भी प्राजोल सफिक्स आ रहा है, वो सारी ड्रग्स क्या होती हैं, PPIs यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं कि प्राजोल में P से स्टार्ट होता है, PPIs भी P से स्टार्ट होती है। तो हम लोग याद कर पाएंगे कि कौन सी ड्रग PPIs होती है और कौन सी ड्रग H2 ब्लॉकर्स होती है। देन यहाँ पर क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो फिर से हम लोग पैराइटल सेल को समझ रहे हैं कि पैराइटल सेल पे 3 रिसेप्टर्स जो होते हैं, उन रिसेप्टर्स पे ये तीनों इम्पल्स आते हैं। आने के बाद में यहाँ पर ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है और प्रोटॉन पंप के थ्रू HCl जो बन रहा था इस मैकेनिज्म में वो बाहर निकलता है और Cl से जुड़ जाता है। लेकिन PPIs क्या करते हैं, PPIs जो है इस प्रोटॉन पंप को यहाँ पर ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिस वजह से H+ आयन जो बनेगा तो वो बाहर यानी स्टमक के अंदर नहीं आएगा और क्लोराइड का साथ जुड़ करके HCl का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो मोस्ट इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं जो H2 ब्लॉकर्स थी वो ओनली हिस्टामिन को ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन कुछ इफेक्ट एसिटाइल कोलिन और गेस्टिन का यहाँ पर है, जिस वजह से ये मैकेनिज्म कंटिन्यू रहती है। 30 to 40% जो है, 60% जो होता है हिस्टामिन की वजह से होता है, बाकी 30 to 40% जो होता है एसिटाइल कोलिन एंड गेस्टिन की वजह से होता है। इसी वजह से कुछ HCl का प्रोडक्शन वहाँ पर बना रहता है। लेकिन PPIs के केस में क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाता है। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, समझ पा रहे हैं हम लोग। देन यहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जनरली हेडेक है, डायरिया, नोजिया, फटीग, डिजीनेस वगैरह यूज करते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म यूज करें तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन फ्रैक्चर की टेंडेंसी बढ़ सकती है। और लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है, यानी जो अपना फैक्टर था इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो उसकी कमी भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एक कंपेरेटिव बताया गया है इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कितने ड्यूरेशन तक ये रहते हैं। तो जो एंटासिड्स होते हैं वो जनरली 30 से 60 मिनट तक जो होते हैं एसिड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं अप टू 10 to 12 आवर्स तक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है जो क्या करते हैं अप टू 3 days 48 to 72 आवर्स तक यहाँ पर HCl के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।